हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवी पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पाठक सैग्रो फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारी बातें चल रही थी रासायनिक साम्य मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जो जेड, आईसीआर, बीएचयू, नीट 11th 12th सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम इस चैप्टर में अब तक 6 लेक्चर देख चुके हैं और आज हम इसकी लास्ट क्लास लेने वाले हैं। आज ये चैप्टर बिल्कुल ही आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो हम बातें कर रहे थे लास्ट क्लास में, आपको याद होगा कल ही अपलोड किया है। हम बातें कर रहे थे सातेलीय सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोबारा से आपको उसकी कहानियों से जोड़ देता हूं, ले चलता हूं आपको ला सातेलीय। मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि सन 1884 में महान वैज्ञानिक ला सातेलीय के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया और ला सातेलीय ने कहा कि कोई भी अभिक्रिया हमारी साम्य पर हो रही है, जैसे ये कोई अभिक्रिया है A + B = C + D, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, साम्य की अवस्था आ गई। हमने इस अभिक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर दिया, किसी भी कारक को परिवर्तित कर दिया, जैसे सांद्रता, आयतन, दाब, उत्प्रेरक, अक्रिय गैस। इस तरह से यदि हम कोई भी परिवर्तन कर देंगे तो साम्य जो है वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा जिससे कि किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। ये सारी बातें कल मैं आपको बता चुका हूं और हम जो बातें कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ये बातें हमारी चल रही थी साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक मैंने आपको बताया अभिकारकों की सांद्रता। तो मैंने आपसे यहां पर 2 बातें की थी कि यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो बताओ बेटा साम्य कौन सी दिशा में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कल की क्लास में समझा दिया है, और रिपीट कर रहे हैं जिससे कि कहानियों को अच्छे से समझा जा सके। और अभिकारकों की सांद्रता घटा दी तो हमारा जो साम्य है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड जो कारक मैंने आपको पढ़ाया वो थी उत्पादों की सांद्रता। यहां पर मैंने आपसे 2 बातें कही कि यदि उत्पादों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो हमारा साम्य बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और उत्पादों की सांद्रता यदि घटाएंगे, घटा दी उत्पाद तो उत्पाद बनना चाहेंगे तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? और नंबर 3 कारक था हमारा प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो दाब के अंदर मैंने कहा तुमसे कि यदि दाब बढ़ाएंगे तो साम्य कहां जाएगा? जहां मोलों की संख्या कम हो, मोलों की तरफ जाएगा। ठीक, दाब बढ़ाने पर
साम्य उस दिशा में स्थापित हो जाता है जहां मोलों की संख्या कम हो। तो ये 3 कारक मैंने आपको पढ़ा दिए, उस पर भी मैंने कल आपको करा दिए थे लेक्चर नंबर 6 के अंदर। अब हम चौथा कारक भी मैंने पढ़ा दिया था, मुझे याद आ गया है बच्चों। ये कारक भी हम कल पढ़ चुके थे बेटे, ताप। ताप की बात भी हम कर चुके थे। ताप के अंदर मैंने कहा था कि 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। शोषी के लिए यदि ताप बढ़ाएंगे तो सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, शोषी के लिए ताप बढ़ाएंगे तो। और क्षेपी के लिए यदि ताप बढ़ाएंगे तो सामने जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है बच्चों? 4 बातें हम कर चुके हैं। 5वां कारक हम पढ़ते हैं, आइएगा। देखिएगा बेटे, 5वां कारक है हमारा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और खुद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, साम्य अवस्था के गुण बताए थे लेक्चर नंबर 1 में, कि उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत पूछता है, ये जेड आईसीआर बीएचयू नीट हर एग्जाम में बहुत पूछता है इसको। तो उत्प्रेरक के बारे में क्या कह देंगे? साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं, उत्प्रेरक साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। हां, इतना जरूर हो सकता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था जल्दी आ सकती है, केवल साम्य अवस्था जल्दी आ सकती है, बाकी और कोई प्रभाव उत्प्रेरक नहीं डाल सकता। मैं ग्राफ से आपको फिर समझा देता हूं, आइएगा बेटा। हमने दर और समय लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपसे ग्राफिकल सेक्शन की बात की थी, वहां एक ग्राफ बनाया था मैंने। दर और समय के बीच में कैसा ग्राफ आया था हमारा? कुछ इस तरह का ग्राफ। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया थी जिसका वेग घट रहा है समय के साथ? वो अग्र अभिक्रिया। और जिसका वेग समय के साथ बढ़ रहा है वो पश्च अभिक्रिया। और जब दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो गया तो ये कौन सी अवस्था आ गई मेरे बेटा? ये साम्य अवस्था आ गई, साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था का मतलब क्या था? जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग क्या हो गया? बराबर हो गया। इस समय पर साम्य अवस्था हमें प्राप्त हो गई। देखिएगा समय वाली एक्सिस पर देखिए, इतने समय उत्प्रेरक यदि डाल दिया तो हो सकता है कि सामने जल्दी प्राप्त हो जाए, इस तरह से। यहां पर सामने प्राप्त हो गया कम समय में, पहले ज्यादा समय लग रहा था। जब हमने उत्प्रेरक नहीं डाला था तो सामने को लगने वाला समय ज्यादा था, सामने को प्राप्त करने में अधिक समय लगा। उत्प्रेरक डाल दिया तो केवल इतना भले ही हो सकता है कि सामने जल्दी स्थापित हो जाए, इसके अलावा मेरे बेटा साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया
दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक जितना वेग अग्र अभिक्रिया का बढ़ाता है उतना ही वेग पश्च अभिक्रिया का बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि हमने उत्प्रेरक डाल दिया तो वो केवल अग्र अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा या केवल पश्च अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। उत्प्रेरक डाला है महाराज तो ये तो दोनों के ही वेग को बढ़ाएगा। जितना अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ाएगा उतना ही पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ाएगा। दोनों ही अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है, इसलिए उत्प्रेरक का साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है बात? दोबारा बता दें, उत्प्रेरक का साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। हां, इतना भले ही हो सकता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाए, जल्दी स्थापित हो जाए। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारा पांचवा कारक था। कौन सा? उत्प्रेरक। हम चलते हैं अगले कारक पर जिसका नाम है अक्रिय गैस। आइए ले चलते हैं आपको अपनी गैसों की तरफ। अक्रिय गैस का प्रभाव। आइए मेरे दोस्तों दिखाता हूं आपको अक्रिय गैस का प्रभाव। देखिए यहां पर मैं दो स्थितियां आपको बना देता हूं। नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाई। कोई अक्रिया हो रही थी, साम्य अवस्था उसकी आ गई, हमने उसमें अक्रिय गैस मिला दी, लेकिन आयतन क्या था? नियत था। सेकंड कंडीशन, नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाई। नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाई। बच्चों, यदि नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाएंगे तो साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साम्य अवस्था पर, चाहे डेल्टा एनजी 0 हो और चाहे डेल्टा एनजी 0 नहीं हो। नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे डेल्टा एनजी का मान 0 हो और चाहे डेल्टा एनजी का मान 0 नहीं हो। नियत दाब पर मिलाने पर मेरे बेटे दो स्थितियां आती हैं कि यदि डेल्टा एनजी 0 है या डेल्टा एनजी 0 नहीं है। यदि डेल्टा एनजी 0 है तो फिर साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि डेल्टा एनजी 0 है तो साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि डेल्टा एनजी 0 नहीं है तो साम्य उस दिशा में जाएगा जहां मोल अधिक हो सामने उस दिशा में स्थापित हो जाएगा जहां मोलों की संख्या कम हो। याद कीजिएगा, सॉरी अधिक हो। याद कीजिएगा दाब वाले प्रभाव को।
दाब वाले प्रभाव में मैंने कहा, क्या कहा था आपसे कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वहां जाएगी जहां मोलों की संख्या कम हो, और यहां क्या कहा है कि वहां जाएगी जहां मोलों की संख्या अधिक हो। क्योंकि इस बार दाब को क्या कर रखा है हमने, कांस्टेंट कर रखा है। वहां दाब बढ़ा रहे थे तो कम मोल की तरफ जा रही थी, अब दाब को हमने कांस्टेंट रखा है तो कहां जाएगी, जहां मोलों की संख्या अधिक। देख लीजिएगा आप आराम से। हाँ बेटा, क्लियर है? तो अच्छे से क्वेश्चन में देख लेना कि वो नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिला रहा है या नियत दाब पर मिला रहा है। चले चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं बेटे आपके लिए, घबराइएगा नहीं। देखो क्वेश्चन देखो बेटा, अक्रिय गैस वाला क्वेश्चन करा देता हूं पहले, वैसे तो बहुत क्वेश्चन करा रहा हूं। N2 plus 3H2 इक्वल टू 2NH3। हमसे कहा गया, दो बात कही गई कि नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाई, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस को क्या कहते हैं, इनर्ट गैस मिलाई। और दूसरी बात कह दी मेरे बेटे, नियत दाब पर इनर्ट गैस मिलाई। सर नियत आयतन पर इनर्ट गैस मिलाई तो नियत आयतन पर तो इनर्ट गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। नियत दाब पर मिलाई तो फिर डेल्टा एनजी चेक करते हैं। क्या बेटा डेल्टा एनजी 0 है? नहीं। इधर गैसीय मोल कितने, 4, तीनों ने 4, इधर गैसीय मोल कितने, 2, तो डेल्टा एनजी 0 नहीं है, तो सामने उस दिशा में जाएगा जहां मोलों की संख्या अधिक हो। अधिक तो ये रही सर, बताओ बेटा कौन सी दिशा हो गई है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये लो बेटे, और देखो बेटे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, वही दो स्थितियां कह दी, एक तो नियत आयतन और दूसरी नियत दाब। तो नियत आयतन पर तो डेल्टा एनजी चेक ही नहीं करना, क्योंकि नियत आयतन पर अक्रिय गैस का प्रभाव नहीं पड़ता रे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियत दाब पर देखेंगे डेल्टा एनजी, मतलब इधर गैसीय मोल 2, इधर भी गैसीय मोल 2, तो 2 - 2, डेल्टा एनजी का मान कितना है, 0, और डेल्टा एनजी का मान 0 है तो फिर दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है मेरे बच्चों, निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए अक्रिय गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल अक्रिय गैस लिख दिया उसने, अक्रिय गैस लिख दिया तो उसमें दोनों ही बातें इंक्लूड हो गई, ना तो नियत आयतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा ना ही नियत दाब पर। यह रही अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एनजी 0 आ जाएगा उस अभिक्रिया के लिए अक्रिय गैस का प्रभाव ना तो नियत आयतन पर पड़ने वाला है और ना ही नियत दाब पर पड़ने वाला है। चलें जी, चलिएगा जी। तो ये था बेटा हमारा लासाकेलिए का सिद्धांत, जिसके अंदर मैंने आपको सारे कारक पढ़ा दिए, अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता, दाब, ताप, उत्प्रेरक और अक्रिय गैस का प्रभाव।
लास्ट आते ही एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवाता हूं मैं, देखिएगा किस तरह पूछेगा। देखिएगा बेटे, n2 प्लस 3n2 इक्वल टू 2n3 के लिए अमोनिया निर्माण की शर्त बताओ। ये वो प्रक्रिया हो रही है मेरे बेटे, और हमसे कहा गया है कि वो शर्तें आप बताइएगा, वो अनुकूल शर्तें बताइएगा जिससे कि अधिक से अधिक अमोनिया बनाया जा सके। अब अधिक अमोनिया कब बनेगा, सबसे पहले तो ये बताओ, जब अभिक्रिया कौन सी दिशा में चले, अग्र दिशा में चले। मतलब हमें वो शर्त बतानी है जो अभिक्रिया को किस डायरेक्शन में लेके जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाए। तो आ जाइएगा मेरे बेटे, अभिकारकों की सांद्रता अधिक हो, अभिकारकों की सांद्रता उच्च, तो अभिकारक ज्यादा होंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, और अग्र में चलेगी तो अमोनिया ज्यादा होगा। सेकंड, उत्पाद मतलब कौन, अमोनिया। बताओ बेटा, अग्र चलाने के लिए इसकी सांद्रता क्या हो, कम हो, तो अमोनिया की सांद्रता निम्न हो। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अमोनिया की सांद्रता निम्न हो, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। ये तो समझ में आ रहा है कि ज्यादा N2 और ज्यादा H2 डालेंगे तो अमोनिया ज्यादा बनेगा, यार सीधी बात। जितनी ज्यादा चीनी डालोगे उतनी ज्यादा चाय मीठी हो जाएगी। कुछ बच्चों को हंसी भी आ गई है, चाय की आग नहीं आ गया, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि जब ये दोनों ज्यादा है तो अमोनिया ज्यादा बनेगा। लेकिन अमोनिया की सांद्रता कम हो, इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये जो अमोनिया बन रहा है ना यहां पर, आप इस अमोनिया को तुरंत हटाते चलो पात्र से, तुरंत की तुरंत। जैसे ही अमोनिया बनता जा रहा है अमोनिया को हटाते चलो, हटाते चलेंगे तो उसकी सांद्रता क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी, ज्यादा बनेगा। अरे निम्न सांद्रता का मतलब क्या है समझ में, कि निर्मित अमोनिया को तुरंत ही निष्कासित करते चलो। क्लियर। नंबर 3 कारक, नंबर 3 कारक क्या करता, ताप। तो ताप के लिए देखो ये अभिक्रिया कैसी है, निर्माणकारी, अमोनिया का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी है, क्षेपी। और ऊष्माक्षेपी के लिए मैंने कहा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया कहां जाएगी, पश्च जाएगी। क्षेपी के लिए ताप बढ़ाने पर पश्च जाएगी। सर हमें पश्च नहीं ले जानी, हमें अमोनिया बनाना है तो हमें अग्र ले जानी है, और अग्र ले जानी है तो ताप को निम्न रखिएगा, निम्न ताप। टेम्परेचर को कम रखिए, क्योंकि क्षेपी अभिक्रिया है, और क्षेपी के लिए टेम्परेचर कम करते हैं तो अग्र चलती है। क्षेपी के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो पश्च चलती है। हमें पश्च नहीं ले जानी है, हमें अग्र ले जानी है। अग्र ले जानी है तो लो टेम्परेचर रखेंगे, लो टेम्परेचर रखेंगे। सर दाब बताइए, आइए तो भाइयों दाब बताते हैं यार। चलिए मोलों को देखते हैं, 3 और 1 4, और इधर मोल 2। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वहां जाती है जहां मोलों की संख्या कम हो। दाब बढ़ा दिया तो कम की ओर जाएगी, दाब बढ़ा दिया तो कम की ओर जाएगा। चाहते भी यही है कि सर इधर जाइए, फॉरवर्ड जाइए, तो उच्च दाब। बोलो ना यार, आ रहा है ना। चलिए उत्प्रेरक, ना जी ना, ना ना, ना जी,
उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा करता है साम्यावस्था का। अक्रिय गैस पर भी आ जाओ तो सारे ही चल रहे हैं। तो अक्रिय गैस नियत आयतन पर मिलाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियत दाब पर मिला के देखते हैं। नियत दाब पर मिलाते हैं तो अक्रिया कहां जाती है? जब मोल अधिक हो, अधिक हो। इधर 2, ये कम है, 4 ज्यादा है, अधिक की ओर आएगी। सर अधिक क्यों नहीं ले रहा है? पश्च नहीं ले रहा है, हमें अग्र ले रहा है। तो अक्रिया गैस नहीं मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे। अक्रिय गैस यदि आपने मिला दी है, मिला दिए तो अधिक मोल की ओर आएगी। अधिक मोल का मतलब होगा पश्च, पश्च लेके नहीं जानी, तो अक्रिय गैस मिक्स नहीं करेंगे। देखो भाई, अगर अक्रिया लेके जानी है, अभिकारक ज्यादा होने चाहिए, उत्पाद कम होने चाहिए। ताप के लिए अक्रिया कैसी है? निर्माणकारी। निर्माणकारी है तो छेपी है, और छेपी के लिए ताप बढ़ाने पर अक्रिया कहां जाती है? अग्र, सॉरी, छेपी के लिए ताप बढ़ाने पर पश्च। हमें पश्च लेके नहीं जानी, अग्र लेके जानी है। ताप को कम रखिए। ताप उच्च क्यों रखा? क्योंकि ताप बढ़ाने पर अक्रिया वहां जाने का मोल कम हो, इधर मोल कम, इधर ले जानी है, ताप बढ़ा। उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको बताया। क्लियर? अगला क्वेश्चन लासा दीजिएगा। आइएगा मेरे बच्चों, अभिक्रिया PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 के लिए PCl5 के वियोजन की शर्त बताओ, PCl5 के टूटने की शर्त बताओ। वो शर्तें बताओ जिससे PCl5 ज्यादा से ज्यादा टूट सके। किसमें? PCl3 और Cl2 में। तो बताओ बेटा, PCl5 को तोड़ना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया को कौन सी दिशा में ले जाना चाह रहा है? अग्र में। तो सबसे पहले तो ये लिख लिया था कि भैया हमको अग्र दिशा में ले जानी है। फिर क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि वियोजन करना है, वियोजन करना है तो अग्र में लेंगे। आइए, मतलब अग्र में कब चलेगा? जब PCl5 की सांद्रता क्या हो? उच्च हो, ज्यादा हो। PCl5 ज्यादा होगा, अग्र अभिक्रिया चलेगी। सेकंड, PCl3 एंड Cl2 की सांद्रता क्या हो? कम हो, उत्पाद कम होंगे तो भी अग्र चलेगी। ठीक, चलिए ताप पर आओ। बताओ कैसे अक्रिया आई? निर्माणकारी या वियोजनकारी? वियोजनकारी भाई। PCl5 बन थोड़ी रहा है, या टूट रहा है, और टूटने वाली अक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, तो ये ऊष्मा शोषी अक्रिया है। और शोषी के लिए ताप बढ़ाने पर अग्र जाती है, शोषी के लिए ताप बढ़ाने पर अग्र जाती है। अग्र ही तो हम ले जाना चाह रहे हैं। ताप बढ़ाओ, ताप उच्च होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दाब पर आइए, चलिए मोलों को देखते हैं। इधर कितना मोल है? 1, इधर 1 और 1 2। दाब बढ़ाने पर कम मोल की तरफ जाती है। यदि दाब बढ़ा देंगे तो कम की तरफ आएगी, 2 से 1 की तरफ। बढ़ाएंगे तो पश्च आ रही है, तो फिर घटाओ ना, क्योंकि पश्च लेके नहीं जानी, लेकिन तो अग्र जानी है। दाब घटाएंगे तो अधिक की ओर जाएगी, दाब बढ़ाएंगे तो कम की ओर जाएगी। हमें किधर ले जानी है? अग्र ले जानी है।
तो दाब को क्या करेंगे, अधिक मोलों की तरफ ले जाने दाब को क्या करेंगे, घटाएंगे, दाब निम्न। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। उत्प्रेरक महाराज आइए, कोई प्रभाव नहीं बताइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी। और अक्रिय गैस नियत आयतन पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, नियत दाब कहां जाएगी अभिक्रिया, नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर अभिक्रिया वहां जाती है जहां मोलों की संख्या अधिक हो। ओजोन मिलाने का फायदा है, अधिक की तरफ जाएगी। नियत दाब पर अभिक्रिया में यदि हम अक्रिय गैस मिलाएंगे तो अधिक की ओर आएगी, अधिक की ओर हम चाह रहे हैं, फॉरवर्ड ही हम चाह रहे हैं तो अक्रिय गैस मिला दिया जाए। मिलाएंगे तो फिर कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अधिक मोल की तरफ जाएगी। देख लीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा बेटे, प्रॉब्लम आती नहीं है वैसे, आप ही कहते हो सर आप पढ़ाते हो तो प्रॉब्लम वाली जो चीज है ना डिक्शनरी से हटने लग जाती है, सर प्रॉब्लम की कोई चीज होती है। चले जी चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे लासा के लिए का। अब क्रिया हो रही है H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। कहा गया HI निर्माण की शर्त बताओ। वो शर्तें बताओ जिससे ज्यादा से ज्यादा HI बन सके। आइएगा बताओ बेटा, पहला अभिकारकों की सांद्रता उच्च हो, ये तो समझ में आ गया, H2 ज्यादा एंड I2 भी ज्यादा, अभिकारक ज्यादा और अग्र दिशा में चलेगी। ऐसा ही बनवा रहा है, इसका मतलब कौन सी दिशा में लेके जानी है क्रिया, अग्र में, अग्र वाली शर्त बतानी है। P HI उत्पादों की सांद्रता कम हो, C बोलो बेटा ताप। तो ये कैसी अभिक्रिया है बेटा, निर्माण कार्य है, HI का निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य अभिक्रिया कैसी होती है, उसमें छेपी और छेपी के लिए ताप बढ़ाने पर कहा जाती है अभिक्रिया पश्च। छेपी के लिए ताप बढ़ाने पर पश्च लेके नहीं जाना, तो ताप मत बढ़ाओ, घटाओ, टेम्परेचर लो करो। दाब के लिए डेल्टा एन जी देखो, इधर भी दो इधर भी दो, तो डेल्टा एन जी 0। तो डेल्टा एन जी 0 है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल भी कराया था क्वेश्चन, कोई प्रभाव नहीं। हाँ जी, उत्प्रेरक कोई प्रभाव नहीं, हर जगह ठोक दिया करो जी इसको। तो कोई भी अभिक्रिया हो दुनिया की साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए अक्रिय गैस, हाँ डेल्टा एन जी 0 है और डेल्टा एन जी 0 है तो अक्रिय गैस चाहे तो आप नियत आयतन पर मिला लो चाहे नियत दाब पर मिला लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लो साहब, आराम से आप कर सकते हैं लासाते लिए के क्वेश्चंस को। क्लियर है बातें, चलते भाई लोगों आगे के टॉपिक पर। ये हमने बातें की हैं लासाते लिए। चलिए चलिए अब बेटा मेरे एक क्वेश्चन और देख लो। देखिएगा हमारे पास में बर्फ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, पूछ लेता है और इससे बन रहा है जल।
वो कहेगा आपसे कि बताइए बर्फ कब ज्यादा गलेगी। बर्फ गल के तभी तो पानी बनता है, ऐसा जानते हैं। आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। चलो तो मैं दिखाता हूं ना बेटे, एक बात ध्यान रखनी है, बर्फ का आयतन अधिक होता है, बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है। सर कैसे? बिल्कुल बताएंगे जी, केमिकल बॉन्डिंग को आने दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ाएंगे। वहां बर्फ में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है, इसका कम आयतन का। अधिक से अधिक बर्फ जो है वो जल में बदले। सत्य बताओ, बताते हैं। बताओ भैया क्रिया कैसी है, कर तो ये बताओ, उसमें छेदिया उसमें सोचो। अरे सब जानते बात हो तो यार, बर्फ है ये, बर्फ का टुकड़ा है कि ऊष्मा को अवशोषित करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो जल में बदलेगा। बर्फ को हमने धूप में रख दिया, किस में बदल जाएगी वो? पानी में बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बर्फ हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ऊष्मा को अवशोषित करती है। बेटा ये तो सिंपल बात है, सब जानते हैं। तो यह क्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी है। और ऊष्मा शोषी के लिए ताप बढ़ाने पर क्रिया कहां जाती है? अग्र जाती है, अग्र अभिक्रिया। हम चाह भी नहीं देंगे कि अधिक से अधिक जल बने, अधिक से अधिक बर्फ गले, तो सब जानते हैं इसको क्या समझना। बर्फ को पानी में बदलना है तो क्या करो? ताप को बढ़ा दो, रख दो ताप में, हाई टेम्परेचर कर दो, अपने आप बर्फ जल में बदल जाएगी। क्यों? कारण ऊष्मा शोषित। और बड़ा दाब का होता है, दाब। तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वहां जाती है जहां मोलों की संख्या कम हो। दाब यदि बढ़ाएंगे तो कम की ओर जाएगी, दाब बढ़ाएंगे तो कम की ओर जाएगी। इधर अधिक और कम, दाब बढ़ाने पर कम की ओर जाएगी, कम की ओर ही हम ले जाना चाहते हैं। तो दाब कम, दाब बढ़ाने पर कम की ओर जाएगी, बढ़ाने पर, सॉरी साइन गलत हो रही है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया कहां जाती है? जहां मोलों की संख्या कम हो। अधिक से कम की ओर कब रहेगी? जब दाब उच्च रखेंगे, उच्च रहेगी। क्योंकि अधिक से अधिक बर्फ को गलाना है, जल में बदलना है, तो टेम्परेचर भी हाई रखो, प्रेशर भी हाई रखो। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बर्फ अधिक गलेगी। बोलो चले, चलिए। तो फिर ये भी बता दो ना यार, चलते चलते। जल है ये वाष्प में बदल रहा है। पानी को गर्म कर दिया जी, पानी को गर्म करते हैं तो वो किसमें बदलता है? वाष्प में बदलता है। ठीक, चलो बेटा बताओ, आयतन लिखा करो सबसे पहले। जल का आयतन कम होता है, द्रव है भाई, और गैस वाष्प आयतन अधिक जगह घेरती है। बताओ अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी, क्योंकि जल को हम गर्म कर रहे हैं तभी तो वाष्पीभूत कर रहे हैं। जल ऊष्मा को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी के लिए कब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया कहां जाएगी? अग्र जाएगी। और हम ले जाना भी अग्र में चाह रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक वाष्प बने, वाष्प अधिक बनेगी, ताप को ज्यादा कर दो, हाई टेम्परेचर कर दो, अपने आप ही ज्यादा
जल किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। दाब पर आएंगे। हाँ जी, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया कहां जाती है, वहां मोलों की संख्या कम हो। दाब बढ़ा दिया तो कम की ओर आएगी, दाब बढ़ा दिया कम की ओर आएगी। सर कम की ओर नहीं ले जाना चाह रहे हैं हम, ज्यादा की ओर ले जाना चाह रहे हैं, तो दाब को कम रखो, प्रेशर को रखो। ये देखो, अधिक से अधिक वाष्प बने तो इसके लिए टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। और बर्फ वाले में क्या कहा था हमने, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें। चलते हैं मेरे बच्चों, अब तो कर लेंगे आराम से रास्ता के लिए को। चलिए एक लास्ट टॉपिक देखेंगे बेटे इस चैप्टर का, गिब्स मुक्त ऊर्जा एंड केसी में संबंध। गिब्स मुक्त ऊर्जा एंड केसी में संबंध। अरे गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, इसकी क्या बीमारी है गिब्स मुक्त ऊर्जा की, ये हम जरूर आपको बताएंगे। कहां पर, थर्मोडायनामिक्स में। ऊष्मागतिकी में मैं आपको बताऊंगा बेटा कि गिब्स मुक्त ऊर्जा होती क्या है। क्लियर, आइए बढ़ते हैं। एक इक्वेशन आपको याद रखनी है बेटे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। ये समीकरण आपको याद रखनी है। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है। सर ये क्या लगा रखा है जीरो, इसको बोलते हैं मानक। तो स्टैंडर्ड स्थितियां लेते हैं, मानक स्थितियां जब लेते हैं ना बच्चों, मानक स्थितियां क्या होती है सर, मानक स्थितियां क्या होती है, तो ताप को 27 डिग्री सेल्सियस लिया जाए और दाब को 1 एटीएम लिया जाए। 1 एटीएम दाब और 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी भी राशि की गणना करते हैं तो इसे मानक स्थिति कहते हैं। मानक को बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे हम, लेकिन ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे। ये समीकरण भी वहां हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी में। तो डेल्टा जी नॉट बराबर, डेल्टा जी नॉट का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूं, नॉट का मतलब है मानक, जी का मतलब है गिब्स और डेल्टा का मतलब है मुक्त, फ्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है, बराबर माइनस 2.303 आर वही है गैस नियतांक, टी का मतलब है ताप, ये लॉग नहीं जानते कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते, सिखाएंगे आयनिक साम्य चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे कि लॉग कैसे लेते हैं। और केसी का मतलब आपका साम्य नियतांक, और केसी की जगह हम केपी भी कर सकते हैं, मतलब समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kp। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा मेरे बच्चों, क्या आएगा, ज्यादा कोई क्वेश्चन यहां से आपके जेड आईसीआर में कभी नहीं आते, पूछेगा तो 3 स्थितियां याद रखो। यदि डेल्टा जी नॉट बराबर 0 है, पहली स्थिति डेल्टा जी नॉट यदि 0 है तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट यदि 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, और डेल्टा जी नॉट यदि 0 से कम है तो क्या होगा। डेल्टा जी नॉट के मानों की बात कर रहे हैं कि यदि डेल्टा जी नॉट 0 है तो क्या होगा, 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, और यदि डेल्टा जी नॉट 0 से कम है तो क्या होगा। यदि डेल्टा जी नॉट 0 है बच्चों तो केसी बराबर 1 होगा, केसी बराबर 1 का मतलब कौन से बचता, साम्य।
डेल्टा जी नॉट जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा का मतलब क्या होता है, धनात्मक। लिख देते हैं यहीं पर, डेल्टा जी नॉट जीरो से ज्यादा इसका मतलब धनात्मक है। और यदि धनात्मक है बेटा, डेल्टा जी नॉट धनात्मक है, ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और ये मेरी पॉजिटिव कब आएगी, जब केसी 1 से कम हो। डेल्टा जी नॉट जीरो से ज्यादा, केसी 1 से कम। केसी 1 से कम, फर्स्ट रिएक्शन चलेगी, फर्स्ट रिएक्शन। ठीक, यहां पर आगे बढ़ेंगे, सीधे सीधे कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। डेल्टा जी नॉट जीरो से कम, जीरो से कम मतलब नेगेटिव है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट क्या है, नेगेटिव है, तो केसी 1 से ज्यादा। केसी 1 से ज्यादा, केसी 1 से ज्यादा का मतलब क्या होगा, उत्पाद ज्यादा। केसी 1 से ज्यादा, उत्पाद ज्यादा। उत्पाद ज्यादा कब होंगे, जब अग्र रिएक्शन चलेगी। ये लीजिएगा, ये आपकी केसी की थर्मोडायनामिक्स बताई गई है। साम्य नियतांक की ऊष्मागतिकी के बारे में एक छोटा सा आपका कंसेप्ट है, जो भी मैंने आपको बता दिया है। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log केसी। केसी की जगह हम केपी भी लिख सकते हैं। यदि डेल्टा जी नॉट जीरो है, डेल्टा जी नॉट जीरो है तो साम्य अवस्था है, डेल्टा जी नॉट जीरो से ज्यादा। जीरो से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, धनात्मक। और जब डेल्टा जी नॉट धनात्मक होता है तो फर्स्ट रिएक्शन। और डेल्टा जी नॉट जीरो से कम, जीरो से कम का मतलब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तो अग्र रिएक्शन। क्लियर है। तो मेरे बेटा ये हमने जो बातें की हैं, ये बातें की है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की। बहुत ही शानदार तरीके से ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया। न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए गए। जेड, आईसीआर, बीएचयू, आप कोई भी एग्जाम में जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है। आप बहुत ही आसानी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो लेक्चर्स को, यदि कहीं समस्या आ रही है, आप दोबारा से वीडियो लेक्चर को देखिए। टोटल 7 लेक्चर इसके हुए हैं हमारे। 7 लेक्चर में हमने खत्म कर दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम को।